आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेंगे संख्याएं होती क्या हैं। सबसे पहले हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनको 1, 2, 3, 4, 5 और यह अनंत तक जाते हैं के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्ण संख्याएं, यदि सभी नेचुरल नंबर्स में 0 लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं और यह 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और यह अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक तो जाती ही हैं, साथ में यह ऋणात्मक भी होती हैं और यह -1, -2, -3 तथा अनंत तक जाती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं p/q के रूप की होती हैं, जहाँ पर p तथा q दोनों पूर्णांक होते हैं और q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता तथा p व q का HCF हमेशा 1 होता है। ओके दोस्तों, आगे आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यदि उनके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए तो वह अपरिमेय संख्या बन जाती है तथा जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल ली हैं। यहाँ पर यह 0101 एक अशांत अनुवर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। यह यहाँ पर पॉइंट के या दशमलव के बाद 0 के बाद 3, 3, 3 इसी प्रकार यह आगे भी जाएगा, इसलिए एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक शांत आवर्ती है और इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। आगे हमारा एक प्रमेय दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह कहता है कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, जहां पर जो a संख्या है वह b से बड़ी है तथा एल्गोरिथम इस प्रकार है a = bq + r, जहाँ पर a किसके बराबर है, bq + r के बराबर तथा यह a के बराबर है। यहाँ पर कहा गया है या तो r का मान b से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यह निशान बराबर को प्रदर्शित करता है या फिर 0 से बड़ा होगा, अर्थात b से छोटा होगा, कभी भी p के बराबर नहीं हो सकता और r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। a हमारा भाज्य होता है, b हमारा भाजक होता है, q हमारा भागफल होता है तथा r हमारा शेषफल होता है। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। a हमारा 5 है और b हमारा 3 है, क्योंकि b हमेशा ही a से छोटा होता है, इसलिए अब हम इन्हें भाग देंगे। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर यह जो शेषफल आया वह जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम इस चरण को दोहराएंगे। तो यहाँ पर 2 हमारा आ गया शेषफल और जो हमारी संख्या बाहर थी वह हमारी अंदर आके भाज्य बन जाएगी तथा इसको इसमें भाग देंगे, क्योंकि 3 2 में 1 की बार जाएगा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, बचा 2 और 1 से 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके चरण बनेंगे 5 = 3 गुणा 1 + 2, यानी कि 3 गुणा 1 + 2। यहाँ पर यह b है, यह q है और यह हमारा शेषफल r है।
जिसको हम 3 गुणा 1 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 3 एकम 3 प्लस 2 यानी कि 5 ही होता है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा दूसरे चरण में 2 एकम 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा और 1 से 2 पूरा पूरा जाएगा और 0 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर जहाँ पर 0 आ जाएगा वहाँ पर यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय समाप्त हो जाएगा तथा इसका HCF 1 आ जाएगा। अब आगे हम प्रश्नावली 1.1 का सम नंबर 1 करेंगे, जो कि इस प्रकार है। देखो, कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो पहला सम दे रखा है 135 और 225, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक संख्या है 135 और दूसरी है 225। तो बड़ी संख्या को हम A मानेंगे और छोटी संख्या को हम B मानेंगे, जहाँ पर ये हमारी बड़ी है इससे। ओके दोस्तों, अब इनको भाग देंगे और यहाँ पर जो भी आएगा उनके हम चरण बनाकर लिखेंगे, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में स्टेप्स बोलते हैं। एक 135 को 225 से भाग देंगे। अनुमान लग पा रहा है यह 2 बार में 270 हो जाएगा, तो हम एक ही लिखेंगे, एक ही बार काटेंगे। 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर एक ही बचेगा। तो अब यह हमारा जो शेषफल आया है वह हमारा भाजक हो जाएगा और जो हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य हो जाएगा। दो बार में 180 हो जाएगा, एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 13 में से 9 गया 4 बाकी। अब यह शेषफल हमारा भाजक हो जाएगा और यह हमारा भाज्य हो जाएगा। और यह 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, या कह लो यहाँ पर 0 आ गया। ओके दोस्तों, जब 0 आ गया यानी कि हमारा प्रमेय पूरा हो गया है, तो हम चरण 1 में लिखेंगे। 225 को हम बाहर रखेंगे और B, जिसको हम भाजक भी बोलते हैं, वह अंदर आएगा और Q हमारा ये है, R हमारा ये है, B हमारा ये है। इनको इसी प्रकार लिखेंगे। तो प्रमेय था B Q और प्लस R के रूप में। तो B हमारा ये आ गया, Q हमारा 1 आ गया और R हमारा शेषफल यानी कि 90 होगा। ओके दोस्तों, अब दूसरे चरण में जो हमारा भाज्य था वह भाजक बन जाएगा। तो B हमारा A बन गया और जो हमारा शेषफल आया था वह भाजक बन गया। अब
जो हमारा यहाँ पे है वह हमारा क्यू है, उसको उतारेंगे। और आर हमारा 45 बचा, यानी कि शेषफल। ये हमारा चरण 2 हो गया। और चरण 3 में क्या होगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा। और ये जो हमारा आखिर में आया था वह हम यहाँ लिखेंगे। और यह क्यू हमारा यहाँ पर लिखेंगे। शेषफल हमारा आखिरी चरण में 0 आ गया, उसे हम यहाँ लिखेंगे। और शेषफल के ठीक ऊपर वाला हमारा HCF होता है, तो इसका HCF 1 आ गया। ओके दोस्तों, 45 आ गया। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, बस थोड़ा हम इसको ध्यान से करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बहुत ही आसान और सरल है। दूसरे में दे रखा है 196 और 38 220। इसको हल करेंगे और फिर चरण बनाएंगे। लाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है। चरण 1, जो छोटी संख्या है उसको बाहर लिखेंगे, बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने करना है तो पूरा प्रमेय लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर इसको सिद्ध करना है। ओके दोस्तों, एक 196। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपको 19 का पहाड़ा आना ही चाहिए, तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि हमें लमसम 20 तक के पहाड़े आने चाहिए हर एक सम को सॉल्व करने के लिए, तभी आप भाग आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये 3 अंक हैं, तो हम पहले 3 अंक लेंगे। तो अनुमान लग पा रहा है 19 दूना, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूना 38 होता है, तो 1 पे ही जाएगा। बारह में से 6 गए 6, 17, 7 बचा यहाँ पे, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, तो ये 17 बन गया। 17 में से 9 गया, 8 बाकी। अब यहाँ पे जो बचेगा उसे उतार लेंगे। यहाँ से 2 का 1 आ जाएगा। ओके दोस्तों, गलत कर दिया। अभी ये शेष नहीं आया है, क्योंकि अभी ये 3 अंक, ये बड़ा है, अभी भी बड़ा है। जब तक ये आर हमारा छोटा नहीं आ जाता तब तक हमें इसे भाग देना है। तो दोस्तों, अनुमान लग पा रहा है, अगर ये 10 पे जाएगा तो ये 1960 हो जाएगा, और 19 नया होता है 171। तो दोस्तों, यानी कि 9 पे जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसके पहाड़े अच्छी तरह से 20 तक आने ही चाहिए। 9 6 54।
54 का 4, नाम नाम 81, 81 5 86, 9 एकम 9, 9 8 17, यानी कि 1764 आ गया। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर 15 5 बचा, यहाँ से 1 लेंगे तो ये 15 बन गया। 15 में से 6 गया 9 बाकी, और यहाँ पर 0 ही बचेगा। ऊपर से एक 0 जो बची थी उसे उतार लेंगे, यानी ये 980 हो गया। 980 हो गया। अब 19 का पहाड़ा देखेंगे। 19 दूना 38, 19 तिया 54, 19 कम 19 दूना 38, 19 तिया 54, 19 चौक 76, 19 95। तो दोस्तों 19 95, यानी कि अनुमान लग पा रहा है कि यह 980 के करीब ही आएगा। तो हम 5 से ही करेंगे। 5 का 30, 5 का 30, 5 दूनी 45, 3 48, 5 एकम 5, 4 9। तो यह पूरा चला गया। अब इसके चरण बनाएंगे। बड़ी संख्या को एक के स्थान पर यानी बाहर रखेंगे, और छोटी संख्या को अंदर रखेंगे, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू के स्थान पर। ऊपर जगह नहीं बची, नीचे आर लिख देंगे, जो कि हमारे शेषफल आया था 1862। तो यह चरण 1 हो गया। चरण 2 में जो हमारा अंदर आया था उसको हम बाहर लिख देंगे। नहीं दोस्तों, यह हमारा पूरा चला गया था। इसको हम यहाँ पर 0 आएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों यह एक ही चरण में सारा हो गया था, तो हमारा एक ही चरण में हो गया था, तो इसलिए इसका HCF हमारा एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे सम पर आ जाएंगे। दोस्तों लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दोस्तों ये चरण बनाने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और उसका सूत्र लिखना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए बस जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे, बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा आपको पहाड़े आने ही चाहिए। तो 25 चौके होता है 100। इस प्रकार अनुमान लग पा रहा है कि यह 3 पे जाएगा, क्योंकि 25 या 75, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1, तो 102 आ गया। यहाँ पे 255 आ जाएगा, और 2 बार में जाएगा तो 204 आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 5 में 4 गया 1, और यह 51 बचा। यहाँ पे 102 आएगा, और 51 दूनी 102 ही होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जहाँ पर 0 आ गया यानी कि
एल्गोरिथम हमारा सिद्ध हो गया। अब लिखेंगे बड़ी संख्या को ए के स्थान पर, छोटी संख्या बी के स्थान पर, और क्याव की जगह पर हमारा है 3, आर के स्थान पर हमारा है 102 चरण 1 से। चरण 2 में 255 हमारा ए के स्थान पर आ जाएगा, 102 हमारा बी के स्थान पर आ जाएगा, क्याव के स्थान पर हमारा 2 बचा था और आर के स्थान पर 51। चरण 3 में 102 बाहर आ जाएगा, 51 बी के स्थान पर आ जाएगा और यह 2 से पूरा गया था और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया था। ओके दोस्तों, तो 0 के ठीक ऊपर वाला हमारा HCF होता है, तो इसका HCF 51 आ जाएगा। ओके दोस्तों, 3 सम हमने कर लिए बड़ी आसानी से। अब नेक्स्ट में देखेंगे, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्या कोई पूर्णांक है। ओके दोस्तों, बोल रहा है, पहले लिखेंगे, कहता है कि कोई पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो मान लेंगे, माना 6 कोई विषम पूर्णांक है यदि 6 कोई विषम पूर्णांक है तो b का मान 6 से छोटा ही होगा, तो b को हम 6 मान लेंगे। ओके दोस्तों, और r का मान b से छोटा ही होता है, तो यानी r का मान, जैसा कि हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि r का मान या तो b से छोटा होगा या फिर 0 या 0 के बराबर होगा, तो यानी यह 0, 1, 2, 3, 4 और 5 के रूप का हो सकता है। 6 नहीं आएगा क्योंकि b का मान यदि 6 है तो फिर r का मान 6 से छोटा ही होगा, उसके बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसमें लिखेंगे केस 1, केस 1 में यदि r का मान हम 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a=bq + r, जहाँ पर a के स्थान पर a हमें पता करना है, मान रख देंगे। b का मान हमने लिया 6, क्या का मान हमें पता नहीं है और r का मान हमारा 0 है, तो a हमारा 6 वाला आ जाएगा क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस करो तो वह वही रहता है। ओके दोस्तों, तो यह हमारा 6q आ गया, क्योंकि दोस्तों
यह एक समपूर्णांक है और यदि समपूर्णांक में हम कुछ भी गुणा करते हैं तो वह सम ही रहती है। लिखेंगे यदि समपूर्णांक में से कुछ भी गुणा करें तो वह सम ही बनती है। कैसे दोस्तों? हम देखेंगे, मान लिया 6 तो हमारा 6 ही रहेगा, लेकिन हम इसको अलग अलग संख्याओं से गुणा करेंगे। अगर इसको माना 2 से गुणा किया तब ये 12 बनी, जो कि एक सम संख्या है। अगर हम इसको 3 से गुणा करते हैं तब यह 18 बनी, जो कि एक सम संख्या है। और यदि हम इसको 5 से करते हैं तो यह 30 बनी, जो कि एक सम संख्या है। इस प्रकार क्यों का मान 2, 3, 5 या कुछ भी हो वह सम ही बनेगी, क्योंकि एक सम संख्या से गुणा हो रही है। तो लिख देंगे कि a का मान यह एक सम संख्या है। 6q एक सम संख्या है। ओके दोस्तों, अब केस 2 में यदि r का मान 1 हो तो a = bq + r, 6 q के स्थान पर q, 1 के स्थान पर 1। तो दोस्तों यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने पहली चीज़ सिद्ध की कि 6 में यदि कोई भी पूर्णांक हम गुणा करते हैं, यानी कि सम में कुछ भी गुणा करते हैं तो वह सम बन जाती है। तो ये यहाँ तक तो सम ही रहेगी। यदि उस सम संख्या में हम कुछ एक यानी कि विषम पूर्णांक जोड़ देते हैं तो वह विषम बनेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6 को यदि 2 से गुणा करते हैं वह 12, और यदि 12 में हम 1 जोड़ दें तो वह 13 बन जाएगी। इसी तरह 18 में 1 जोड़ने पर वह 19 बन जाएगा, जो कि एक विषम पूर्णांक रूप होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ दी जाती है जोड़ दी जाए तो वह विषम पूर्णांक बन जाती है। ओके दोस्तों, अब केस 3 में r का मान यदि 2 हो तो सूत्र यही रहेगा। अब हम मान रखेंगे a = b के स्थान पर 6, और यहाँ पर q का q रहेगा। r का मान 2 है। तो दोस्तों यह भी एक सम संख्या है, यह भी एक सम संख्या है, और सम संख्या को सम संख्या से गुणा करने और सम संख्या से जोड़ने पर वह सम ही बनती है। तो लिखेंगे सम प्लस सम = सम ही मिलेगा, अर्थात 6q + 2 एक सम संख्या है।
केस 4 R का मान 3 लेने पर R का मान यदि 3 लेंगे तो सूत्र वही रहेगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा और 3 एक हमारी विषम संख्या है तो लिखेंगे सम प्लस विषम इक्वल टू विषम अर्थात 6 प्लस 3 एक विषम संख्या है। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब केस 5 में यदि R का मान 4 हो तो सूत्र BQ प्लस R, 6Q प्लस R की जगह पर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो सम प्लस सम इक्वल टू सम, यानी कि 6Q प्लस 4 एक सम संख्या है। ओके दोस्तों, अब केस 6 में यदि R का मान 5 हो तो अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक सम संख्या है, यहाँ एक विषम संख्या है। तो दोस्तों सम प्लस विषम विषम होता है, इसलिए 6Q प्लस 5 एक विषम संख्या होगी। ये हमारी समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है कि कोई भी विषम पूर्णांक (6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप का होता है ओके दोस्तों, अब अगला सम है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ओके दोस्तों, 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है जिसे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि यहाँ पर वर्ड आता न्यूनतम तो उसका मतलब होता हमें LCM निकालना पड़ता।
यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना होता है, यानी कि हमें दिया है इसमें लिखेंगे 616 व 32। तो दोस्तों इनका हमें HCF पता करना है। ओके दोस्तों, तो हम इसका HCF पता करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। वैसे तो इसमें कुछ कहा नहीं गया दोस्तों, हम HCF नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 1.1 कर रहे हैं तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, फिर आप इसे भाग देंगे और बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को बाहर रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दो संख्याएं यानी दो संख्याओं से भाग देंगे तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक से ही भाग जाएगा। ग्यारह में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2 बाकी। यहाँ पर छोटा आ गया इससे, यानी कि अब इसे बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे। यह 296 हो जाएगा, यह भी एक संख्या थी, 296 हो जाएगा। तब देखेंगे यह 9 पे जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे 10 पे करेंगे तो यह 320 हो जाएगा। तो अनुमान लग पा रहा है 9 पे जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, एक 28 हो जाएगा। 16 में से 8 गए 8 बाकी। यहाँ पर 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0, कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो यह एक छोटी संख्या हो गई है। 32 हमारा बड़ा है, तो 32 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर लिखेंगे और 8 चौका 32, यह पूरा पूरा चला गया 8 से। तो अब हमारे चरण बनेंगे। चरण 1 से A=BQ + R लिखेंगे। फिर लिखेंगे 616 को A के स्थान पर, 32 को B के स्थान पर, क्या वो हमारा आया था 19, क्या हुआ हमारा 19 आया था, और R हमारा शेषफल में 8 आया था। चरण 2 में 32 बाहर आ जाएगा, 8 हमारा अंदर आ जाएगा। क्या के स्थान पर, यानी भागफल हमारा 4 आया था, शेषफल हमारा 0 आ गया था, और 0 के ऊपर वाला ही हमारा HCF होता है। तो दोस्तों HCF यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 8 स्तंभों की टुकड़ी बन सकती है, 8 स्तंभों की टुकड़ी बनेंगी जिसमें
616 सदस्यों की एक आर्मी मार्च कर सकती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सम पे आ जाएंगे। फोर्थ सम में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ संकेत में हमें बोला गया है यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह केस बनेंगे 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m